आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट 2 नोट्स 20 के दांत। हिंदी का बुक है, क्लास 10 बिहार बोर्ड की बुक है, उसी का मैं पार्ट 2 20 के दांत। ये एक कहानी है। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट जैसे कि नोट्स हो गए, इनका जन्म कब हुआ, क्या क्या ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, इसके शब्दार्थ से लेकर के ऑब्जेक्टिव जो भी है, ठीक है ना, जो भी आपके पार्ट 2 में क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ जो दिया रहता है शब्द के प्रयोग, ठीक है ना, विशेषण चुनने के लिए, उन सभी टॉपिक्स को इस एक वीडियो में कवर किया हूँ। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहां पर क्लिक करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख ले तो आपको गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर में से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पार्ट 2 चैप्टर है 20 के दांत। ये एक कहानी है, पूछेगा 20 के दांत कैसी क्या है, 20 के दांत क्या है, तो 20 के दांत एक कहानी है। इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को, और स्थान जो था बदरघाट पटना था। ठीक है, बदरघाट जगह का नाम है, वहीं पर यानी पटना में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम जो था पंडित रामावतार शर्मा, यानी पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, माता का नाम रत्नावती, यानी इनकी माता का नाम रत्नावती थी। भाषा भोजपुरी, भाषा इनका जो होता था वो भोजपुरी। इनकी स्कूल की पढ़ाई जो है पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई, और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। ठीक है, वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा यानी रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। ठीक है, यानी क्या कहते हैं, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज जो आरा में है, रांची में है वहां पर भी, और अंत में पटना विश्वविद्यालय के ये क्या करे, प्राध्यापक रहे। सन 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए, और मृत्यु उपरांत जो है 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। क्लियर? तो ये इनके बारे में अगर आपसे पूछेगा तो यही सारा सब चीज पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्थान कौन सा था, पिता का नाम क्या था, पिता के माता का नाम क्या था, भाषा क्या था, कहाँ से पढ़ाई किए थे, किस कॉलेज में रहे थे, कब कहाँ पर अध्यक्ष हुए थे, ये सब चीज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो ये सब क्लियर कर लेना। इनकी प्रसिद्ध जो रचना है जीवन काल में, दृष्टिकोण 1947 में रिलीज हुआ था, मतलब 1947 में इसको प्रकाशित किया गया। साहित्य जो था, साहित्य का दर्शन, ये 1906 ईस्वी में इसको पब्लिश किया गया। ये दो जो है, ये दो नामक दो आलोचनाएं पुस्तकें जो है प्रकाशित हुई, यानी प्रसिद्ध रचना में। मरणोपरांत उनकी 3 आलोचना पुस्तकें जो है हुई। एक जो है वो मर गए तब 1963 में, ठीक है ना, 1963 में मानदंड। उसके बाद हिंदी उपन्यास जो है, विशेषतः प्रेमचंद्र एक नाम है लेकिन प्रेमचंद उपन्यास भी है, ठीक है ना, तो उपन्यास 1968 में इसका प्रकाशित हुआ। साहित्य तत्व और आलोचना जो 1995 में प्रकाशित हुआ। इस सब के बारे में ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आपको ये आपको कवर कर लेना है, इसको ध्यान कर लेना है। पूछेगा कि मरणोपरांत उनकी कौन सी पुस्तकें पब्लिश की गई या प्रकाशित हुई, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, इसमें से कोई तो आप एक टिक कर लेना। इसकी जो मृत्यु है लास्ट में 12 सितंबर 1961 को मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद 1963 में मानदंड, 1968 में प्रेमचंद, और 1995 में तत्व और आलोचना हुई थी। ठीक है, तत्व और आलोचना ये एक तरह से क्या है, साहित्य था। लेखक का परिचय, आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी साहित्य के विलक्षण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने हिंदी कविता के क्षेत्र में नकीनवाद यानी प्रपदयादवाद का प्रवर्तन किया, आलोचना के क्षेत्र में नई शैली का सूत्रपात किया। अपने पांडित्यपूर्ण लेखों निबंधों से साहित्य को समृद्ध किया। हिंदी संस्कृत से एमए करने के बाद वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा रांची विश्वविद्यालय पटना विवि में प्राध्यापक बने तथा अंत में हिंदी विभागाध्यक्ष पटना विवि के पद पर जो है मृत्यु हो गया इनका। ठीक है, उसी पद पर। इनकी रचनाएं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, 20 के दांत, हिंदी उपन्यास में विशेषता प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व,
नकेन के प्रदप्य और नकेन टू, सदल मिश्र, गंधावली, अयोध्या प्रसाद खनी, सस्मारा ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। साहित्यिक विशेषता में नलिन बिलोचन शर्मा प्रयोगवाद के प्रारंभिक कवि थे, जैसा कि कुछ आलोचक मानते हैं कि इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के प्रचुर तत्व विद्यमान दिखते हैं। आलोचना में ये नई शैली के समर्थक थे। तथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर ये नवीनता के आग्रही थे। उन्होंने परंपरागत दृष्टि और शैली का निषेध किया, आधुनिकता के पक्षधर रहे, पुराने शब्दों को नया रूप दिया। ये एक सिद्धहस्त आलोचक और महान कहानीकारक भी थे। तो अगर ये साहित्य की विशेषता पूछेगा तो ये हो गया। सारांश यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। 20 के दांत का एक सारांश है जो आपको पढ़ लेना चाहिए, इसको बढ़िया से ध्यान से, ठीक है। अगर ये आपसे पूछेगा तो ये सारांश आपको याद कर लेना है। एक तरह से मैं पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किस कविताओं से हुआ? तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का आरंभ जो है नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ, ठीक है। सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते थे? अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा। सेन साहब अपने खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहा, तो मैं बताया हूं, आप आगे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। गिरधर कौन है? गिरधर सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, ठीक है। खोखा किन मामलों में विवाद था? तो खोखा सेन साहब के घर के नियमों के मामले में विवाद था। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसके लिए कैसी शिक्षा तय की थी? सेन दंपति खोखा में इंजीनियर होने की संभावनाएं देखते थे और इसके लिए ऐसे ही शिक्षा तय की गई थी। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के दौरान कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच विवाद का कारण मदन द्वारा सेन साहब की गाड़ी छूना और ड्राइवर का इसे मना करना था। कहानीकार इसके द्वारा उच्च और निम्न वर्ग की लड़ाई में निम्न वर्ग के लोगों द्वारा उच्च वर्ग की तरफदारी करने की प्रवृत्ति दिखाना चाहता है, ठीक है। तो ये मदन और ड्राइवर के बीच में जो विवाद हुआ था उसके बारे में हुआ। आंसू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? आंसू और मदन के बीच आंसू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या भावना दिखाना चाहता है। लेखक इसके द्वारा क्या करते हैं? बच्चों की ईर्ष्या भावना दिखाना चाहता है। आंसू और मदन की लड़ाई कैसी थी? आंसू और मदन की लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के बिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी, ठीक है। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीते हैं? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधर मदन द्वारा आंसू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? गिरधर सेन साहब की तानाशाही वृत्ति का प्रतिकार करना चाहता था किंतु कर नहीं पाता था। यही काम जब मदन ने आंसू को पीट कर किया तो दंडित इच्छा की पूर्ति होने के कारण उससे मदन को छाती से लगा लिया। अब देखिए प्रश्न एक आपके बुक से है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो ये है आपका क्वेश्चन, आप इसे पढ़ सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया है। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। 20 के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वो अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बना पड़ा है, ठीक है। ये पहला का आंसर था, आप पीडीएफ में मिलेगा, आप देख सकते हैं। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी।
सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती, सबसे छोटा लड़का था कासू, कासू बाबू। प्यार से उसे खोखा कहते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खोखा का असली नाम क्या था, तो कासू बाबू था। सेन साहब के परिवार में पांचों लड़कियों के ऊपर काफी अनुशासन था। लड़का सबसे छोटा था और उसका बाद में बहुत उसके बहुत बाद में था। इसी कारण से लड़के लड़के के प्रति मोह होना स्वाभाविक था। लड़का के ऊपर अनुशासन का बंधन बहुत ढीला था। इसीलिए इस सब क्वेश्चन का यहाँ पर देख रहे भेदभाव है। दूसरा क्वेश्चन का तो ये दिया गया। खोखा किन मामलों में अपराध था? सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वो किसी को गाड़ी के पास फटकने नहीं देते थे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर पर सामत आ जाती थी। उनके लड़कियों से मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का था। वो बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। दरअसल बात यह थी कि खोखा का आविर्भाव तब हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी न रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। इसलिए मोटर को कोई खतरा तो न था। केवल खोखा से ही घर में मोटर संबंधी नियम हो या अन्य मामलों उसके लिए सिद्धांत बदल जाते थे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर अपने मन से भी दे सकते। खोखा किन मामलों में पैदा? तो खोखा थोड़ा नटखट था, ये थोड़ा प्यारा था, मतलब नटखटपन था, इनको प्यार ज्यादा मिलता था, इनकी मम्मी इसको ज्यादा छूट दिया करती थी। इनके जो गाड़ी थे उन गाड़ी को इन्हीं से डर लगता था और पांचों लड़कियां थी उनसे कोई डर मर नहीं था। मतलब अपना लैंग्वेज भी इसको दे सकते हैं ये एक तरह से। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसे शिक्षा तय की? सेन दंपति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावना देखते थे। उन्होंने उसके शिक्षा के लिए कारखाने से बड़ा ही मिस्त्री घर पर आकर के 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक किया करे। इससे एक बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। ठीक है, तो सेन दंपति जो था इसके बारे में ये क्वेश्चन है। प्रसंग व्याख्या करना है कि लड़कियां क्या कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो व्याख्या यहाँ पर किया हुआ है, आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप देख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। ये संदर्भ सेन परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियों को चारित्रिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेन परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है जहाँ की जीवन शैली कृत्रिमताओं से भरी हुई है। सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज के साथ जीना सिखाया जाता है। उन्हें शरारत करने की छूट नहीं है, वे स्वच्छता विचारण नहीं कर सकती, जबकि बच्चा के लिए कोई पाबंदी नहीं है। सेन दंपति ने लड़कियों को यह नहीं सिखाया कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसी तालीम दी गई कि उन्हें क्या क्या नहीं करना, इसकी सीख दी गई। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है, जहां लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज के बीच जी रही है। वहां खोखा स्वतंत्र है। लड़का लड़की के साथ दोहरा व्यवहार विकास परिवार और समाज के लिए घातक है। अतः लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव न पैदा कर उन्हें में समानता का विस्तार करना चाहिए। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार इस सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत नामक कहानी से इस कहानी के रचयिता आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा जी है। यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। कहानीकार ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने की चेष्टा किया कि सेन परिवार एक मध्यम वर्गीय सफेद पोष परिवार है। यहाँ कृत्रिमता का बोलबाला है, नकली जीवन के बीच जीते हुए, ठीक है ना, जीते हुए सेन परिवार अपने बच्चों के प्रति भी दोहरा भाव रखता है। सेन परिवार का बेटा शरारती स्वभाव का है, वह बुढ़ापे में पैदा हुआ, इसी कारण सबका लाडला है। इसके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में कोई पाबंदी अनुशासन नहीं है। वह बैलेंस जीने के लिए स्वतंत्र है। बैलेंस मतलब बिना बैलेंस किए अनबैलेंस, उसके लिए सारे नीति नियम स्थिर कर दिए गए थे। वह इतना उच्छृंखल था कि उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी सेन दंपति विपरीत भाव से देखते थे और उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। सेन दंपति बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी कारण ट्रेनिंग भी वैसे ही दिलवा रहे थे। उसे
किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षा न देकर के कारखाने में बड़े मिस्त्री के साथ लोहा पीटने ठोकने आदि से संबंधित काम सिखाया जाता था। औजारों से परिचित कराया जाता था। इस प्रकार सेन परिवार अपने शरारती बेटे के स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी और अपने सिद्धांतों को बदल दिया था। ऐसे ही लड़के आगे चल करके गंडे गुंडे होना चाहिए तो गंडे हो गया, गुंडे लिख दीजिएगा। गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, ठीक है। तो ये देखिए प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के विष के दांत कहानी शीर्षक से ली गई है। इनके रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा। इस पंक्ति का प्रसंग गिरधारी के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको चेंज कर देना है। एक बार की बात है कि सेन की गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर के गाड़ी को छू रहा था। जब शोफर ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह शोफर को मारने दौड़ा, लेकिन गिरधारी की पत्नी ने बेटे को संभाल लिया। ड्राइवर ने मदन को धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, जिससे मदन का घुटना फूट गया था। फिर पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है ना। शरारत की चर्चा ड्राइवर ने सेन साहब से की थी। इस बात पर सेन साहब काफी क्रोधित हुए। गिरधारी को अपनी फैक्ट्री से बुलवाकर डांटते हुए कहा था कि देखो गिरधारी, आजकल मदन बहुत शौक हो गया है। मैं तो तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। गाड़ी गंदा करने से मना करने पर वो ड्राइवर को मारने दौड़ पड़ा था और मेरे सामने भी वो डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपटता रहा। देखो ये लक्षण ही अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल तो जी हाँ करने में लगे हुए थे। ऐसे सीख देते हुए सेन साहब गिरधारी लाल को बच्चे को संभालने और शरारत छोड़ने की सीख देते हुए चले गए। यह प्रसंग उसी वक्त का है। इन पंक्तियों में सेन साहब के चरित्र को दोगलेपन की झलक साफ साफ दिखती है। एक तरफ अपने अनुशासनहीन बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना पालने वाले सेन को उसकी बुराई नजर नहीं आती, लेकिन दूसरी ओर गिरधारी लाल के बेटे में उदारता और शरारत दिखाई पड़ती है। यह उस मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन चरित्र की सही तस्वीर है। अपने बेटे की प्रशंसा करते हैं, भले ही वह कुलनाशक और लेकिन निर्धन निर्बल गिरधारी लाल के बेटे में कुलक्षण ही उन्हें दिखाई पड़ते हैं। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यानी प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक की विष के दांत नामक कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा। इसमें से पूछता है, यह प्रसंग उस समय का है जब सेन दंपति का बेटा दूसरे दिन शाम के वक्त बंगले के अहाते के बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन गिरधारी लाल का बेटा आवारागर्द लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी भी तबीयत लूट नचाने के लिए ललच गई। खोखा तो बड़े घर का था, यानी वह हंसों की जमात का था, जबकि मदन और वे लड़के निम्न मध्यम वर्गीय दलित शोषित थे। इन्हें कौओं से संबोधित किया गया। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यानी कहने का भाव यह है कि खोखा जो अमीर सेन परिवार का वंशज है, गरीबों के खेल में शामिल होकर खेलने के लिए लग गया, किंतु यह संभव न हो सका क्योंकि पहले दिन उसके पिता ने उसे और उसकी मां के साथ पिता को भी प्रताड़ित किया था। उसने अपने अपमान को याद कर छूटते ही खोखा से कहा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया हैल्टू खेलने वाला, यहाँ तेरा लट्टू नहीं, जा जा अपने बाबा की मोटर में बैठ। इन पंक्तियों के द्वारा कहानीकार सामाजिक असमानता, भेदभाव, गैरबारी को दर्शाना चाहते। तो ये था। अब देखिए सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया, इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है। इसको भी हम बता देते हैं, घबराइए नहीं। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेन के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था जो था खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब को उससे पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे वही बातें दोहरा कर थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने, उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और पसंद व्यंग पर एट कर रह गए। चलिए 7, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। कहानीकार ड्राइवर के रूप में
सामंती मानसिकता को दिखाया गया है। सामंती मानसिकता को दिखाया गया। मदन एक गरीब का बच्चा है, उसके सिर्फ मोटर के स्पर्श करने पर उसे धकेल दिया गया, जिस कारण उसे चोट आ गया। सामंती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार की ओर कहानीकार बसा रहे हैं। यानी इसमें गरीब और अमीर के बीच की समानता को दिखाया गया है, क्योंकि गरीब के बच्चा अगर किसी मोटर को छू देता है तो उसे वह झलक लग जाता है, लेकिन अमीर का बेटा वही उस मोटर को फोड़ भी दे तो कुछ भी नहीं होता है। आप लिख सकते हैं कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कासू द्वारा मदन से लट्टू मांगना। लट्टू देने से इनकार करता है, कासू मारता है, फिर मदन भी मारता। लेखक इस प्रसंग के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि बच्चे में समांती मानसिकता का भय नहीं होता है, बाद में चाहे जो हो जाए। ठीक है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदन अपने ही खिलाफ करते हैं, तो लेखक के इस कथन को कहानीकार के से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। सेन साहब की नहीं चमकती काली गाड़ी को छूने भर के अपराध के लिए मदन न केवल सौंप कर द्वारा घसीटा जाता है, अपितु बाप गिरधर द्वारा भी बेरहमी से पीटा जाता है। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लट्टू खेलने जाता है तो मदन का स्वभाव मान जाग उठता है। दोनों की लड़ाई बेहतर रूप ले लेती है। खोखा और मदन की लड़ाई महल और झोपड़ी की लड़ाई का प्रतीक है। खोखा को मुंह की खानी पड़ती है और इस स्वभावमान की झगड़ा में झोपड़ी वाले की जीत होती है। अब रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपने छाती से क्यों लगा लिया। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था और उनके ही बगल के अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। सेन साहब द्वारा जब मदन की शिकायत की जाती तब गिरधर मदन की पिटाई करता था। गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवश था, लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करते हुए दांत तोड़ दिए, तब उसके पिता उल्लास और गर्व के साथ शाबाशी देते हैं। ठीक है। जो काम स्वयं नहीं कर पाया था वह उसका पुत्र करके दिखा दिया, इसलिए वह गौरवान्वित था। मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है। उसके निर्भीकता से प्रभावित होकर गिरधर ने उन्हें छाती से लगा लिया। सेन साहब मदन कासू होता, ठीक है ना, कासू होता और गिरधर का चरित्र चित्रण कीजिए। सेन साहब कहानी में सेन साहब प्रमुख पात्र है। नहीं उन्होंने गाड़ी खरीदी, इसलिए गाड़ी छाया से सब दूर रहे, खास करके खोखा खोखी। सेन साहब में दिखावा बहुत अधिक है। अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है। अपने बेटी के सामने किसी दूसरे लड़के का प्रशंसा पसंद नहीं करता है। सेन साहब सामंती मानसिकता के आदमी हैं। अब देखिए तो सेन साहब के बारे में ये मदन सेन साहब का एक कर्मचारी गिरधर है जो उन्हीं के अहाते में रहता है। मदन उसी का लड़का है। लड़का साहसी और निर्भीक है, बाल सुलभ शरारत भी है, उसमें विद्यमान है। इसी कारण जब कासू उससे झगड़ता है तो मदन भी उसी के भाषा में जवाब देता है। कासू बाबू सेन साहब का एकमात्र सुपुत्र है। बहुत लाड प्यार के बहुत बिगड़ गया है। लाड प्यार के कारण शरारत करने में माहिर हो गया। कहानी का नायक कासू ही है। कासू कहानी का नायक है। अब गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है, उन्हीं के हाथे में रहता है। गिरधर बेहद सीधा और सरल कर्मचारी है। यदा कदा इसे सेन साहब का गुस्सा झेलना पड़ता है। गिरधर मदन का पिता भी था। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। हमारे दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। नायक के संबंध में पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है। पहले यह धारणा थी कि नायक वही हो सकता है जो उच्च कुलोत्पन्न का, संस्कृति का, सुशिक्षित युवा तथा ललित कला प्रेमी हो, परंतु नायक के संबंध में यह शर्तें अब मान्य नहीं। कोई भी पात्र या नायक पद का अधिकारी है यदि वह घटनाओं का संचालन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्टता ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। ठीक है। इस मदन का ही चरित्र और जो सबसे अधिक प्रभावशाली है, पूरे कथास्थ वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है, अतः निर्विवाद रूप से मदन की कहानी का नायक है। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। देखिए पाठ, पांचों लड़कियों तो तहजीब और तमीज की तो जीती जागती सूरत
मूर्त की ही होती है। जैसे कोयले घोंसले में से कब उड़ जाए, चमक ऐसे ही अपना मुंह देख लो। ठीक है, इसे कुछ उपस्थित प्रमाण उपस्थित करना है। तो ये था 20 के दांत कहानी का सारांश लिखिए। तो उत्तर के लिए सारांश देखना है, भाषा की बात जो हम ऊपर में दिए थे सारांश, उसको देख लेना। कहानी के अब देखिए मुहावरे चुनकर उसके स्वतंत्र प्रयोग करना है। जैसे आंखों का तारा, मोहन अपने माता पिता के आंखों का तारा, एक तरह से तो ये लाइन हो गया आंखों का तारा वाला। जीती जागती मुहावरा है, तो जीती जागती मतलब मूरत, जीती जागती मूरत का मतलब है कि सेन साहब की पुत्री तहजीब और तमीज में जीती जागती मूरत है। ठीक है, जीती जागती सेन साहब की जो पुत्री तहजीब और तमीज, दोनों में तहजीब, सेन साहब पुत्री तहजीब और तमीज में जीती जागती सूरत है। किलकारी मारना, यानी मोहन अपने मित्र के बातों पर किलकारी मारता है। ठीक है, कहानी से विदेशी शब्द चुने और उनका स्रोत निर्देश करें। तो देखिए लॉर्ड, ट्रेड, सोसाइटी, तहजीब, तो सोसाइटी ये 3 गो हो गया, 3 गो लॉर्ड, लॉन, ट्रेड, सोसाइटी अंग्रेजी हो गया, तहजीब, वाकिफ, हैसियत, अदब, रुखसत ये अरबी और फारसी हो गया। कहानी से 5 मिश्र वाक्य चुने, उन्हें सिखाया गया कि ये बात उनकी सेहत के लिए जरूरी है। ठीक है, सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। औरत के पास एक बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने मना किया तो लगा कहने जा, कुर्सियां लॉन में लगवा दो जब तक यह हमें यहाँ बैठते, मतलब ये मिश्रित वाक्य चुनना था। ठीक है, तो ये हो गया। वाक्य भेद स्पष्ट करना, इससे पहले कि पत्रकार महोदय को जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा, इसका वाक्य स्पष्ट करना है। तो ये हो गया मिश्र वाक्य। कौन नंबर क्या है? मिश्र वाक्य। पत्रकार महोदय चुप चुप मुस्कुराते रहे, तो ये कौन है? तो ये साधारण वाक्य है। ठीक उसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके झपके दौड़े, ये क्या है? ये भी साधारण वाक्य है। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप को आ करके हवा भर दो, ये क्या है? तो ये संयुक्त वाक्य है। इस तरह से आपका इसका आंसर A to Z का मैं इस वीडियो में आंसर देने वाला हूँ और दे भी रहा हूँ। आप लोग घबराइए नहीं, बस इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है ना, बाकी आपको देखने रहना है कि वीडियो में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी आपको बताना है नीचे कमेंट करके। ये था टोटल 20 पेज, मतलब सॉरी 20 पेज का है पीडीएफ, आपको मिल जाएगा पीडीएफ, घबराइए नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है सिर्फ आपको कॉल, मतलब कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना है 8873210713, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है। पीडीएफ के रिगार्डिंग अगर कोई मैसेज करते हैं तो मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डाउनलोड करके, मतलब इसमें आप कुछ थोड़ा मोड़ा पे करना है, आप करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा एक तरह समझिए। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।